तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम के बारे में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे अभी छोटे हैं या जिनके बच्चे अभी क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में हैं। तो उन लोग के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एज अ गार्डियन आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम जो होने वाला है वो किस तरह से चेंज होने वाला है, कब से चेंज होने वाला है, क्या क्या चीजें इसमें लागू होने वाली है। तो सारे चीजों को मैं बहुत आसान भाषा में आज आप लोग को समझाऊंगा, ताकि छोटी से छोटी चीज जो है ना वो आपको समझ में आ जाए और आपको समझ में आए कि जो ये एजुकेशन सिस्टम लागू होने वाला है ये कितना फायदेमंद हो सकता है आपके बच्चे के लिए। तो ये वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि मैं डिटेल में बताऊंगा, हर एक पहलू पे बात करूंगा, हर एक चीज एकदम डिटेल में और आसान भाषा में समझाऊंगा आप लोगों को। तो इस वीडियो को वही लोग देखें जिसके पास वक्त है और अपने बच्चे के करियर के लिए थोड़े से गंभीर है और जानना चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बदलाव किया गया है। तो चलिए वीडियो को लेकर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मॉडिफाई हुआ था 1968 में, फिर उसको मॉडिफाई किया गया था हमारा 1986 में, उसके बाद उसमें थोड़ा सा अपडेट किया गया था 1992 में, और 1992 के बाद कोई भी अपडेट नहीं हुआ था। जो अपडेट होने वाला है वो अभी लाया गया है, जिसका नाम रखा गया है NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, और ये लागू होने वाला है 2022 में। अगर सब चीज सही रहा तो कोरोना अगर टाइम पे खत्म हुआ तो ये 2022 से लागू हो जाएगी, वरना ये डिले हो सकता है। तो अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो हमारा जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है ना, इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। अभी के हिसाब से अगर देखोगे तो अभी कितना है, 10+2 करके है। 10 से पहले का एक पार्ट आ जाता है और 10 के बाद 11, 12 और उसके बाद ग्रेजुएशन, इस पार्ट में डिवाइडेड है। लेकिन इस सारे चीज को तोड़ दिया गया है, डिमोलिश कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब क्या न्यू रणनीति लाई गई है यहाँ पे, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को जो डिवाइड किया गया है इस बार 4 लेवल में किया गया है। पहला हो गया 5, फिर हो गया 3, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये 5, 3, 3, 4 ये क्या है। तो ये वो नंबर ऑफ ईयर्स है, ये वो साल है जो आप बिताएंगे अपने स्कूल में, जो आपके बच्चे बिताएंगे आपके स्कूल में। ठीक है, तो पहला आप बिताएंगे 5 साल, उसके बाद फिर से जब आप वो 5 साल बिता लेंगे तब आप सेकंड स्टेज में चले जाएंगे। तो सेकंड स्टेज में आपको कितना साल बिताना है, 3 साल। फिर थर्ड स्टेज में आपको कितना साल बिताना है, 3 साल। फिर फोर्थ स्टेज में आपको कितना साल बिताना है स्कूल में, 4 साल। उसके बाद आ जाती है हमारे ग्रेजुएशन लेवल, वो मैं आपको पहले ये बता दूं उसके बाद बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेज है जो कि 5 साल का है, उसको नाम दिया गया है फाउंडेशन लेवल। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड स्टेज है हमारा जो कि हमारा 3 साल का, उसका नाम दिया गया है यहाँ पे प्रीपैरेटरी स्टेज। उसके बाद यहाँ पे थर्ड स्टेज जो हमारा है जो कि है 3 साल का, उसका नाम दिया गया है मिडिल स्टेज। और जो हमारा फोर्थ स्टेज है जो कि रखा गया है 4 साल का, उसका नाम यहाँ पे रखा गया है सेकेंडरी स्टेज। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज है हमारा फाउंडेशन स्टेज, उसमें कौन से क्लास इंक्लूड होंगे, कितने कितने साल के बच्चे उसमें जा पाएंगे। तो जो मेन जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्या है यहाँ पे, कि बच्चे घर में रहते रहते क्या होते हैं कि जब हम लोग उसको अचानक से स्कूल में डालते हैं 4 साल पे, 5 साल पे, तब क्या होता है कि उनका मन नहीं करता, उनको डर लगता है कि स्कूल में जाकर मैं बांध के मारेंगे, फिर बच्चों में एग्जाम का डर एक रहता है। तो ये सब बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो एक बहुत अच्छा चीज लाया गया है जो हमारा फाउंडेशन स्टेज है जो कि है 5 साल का। अब इस 5 साल को फिर से डिवाइड किया गया है 3 साल प्लस 2 साल में। पहले 3 साल में बच्चों को क्या किया जाएगा, जब वो 3 साल, 4 साल और 5 साल के रहेंगे, इस वक्त वो क्या करेंगे, इस पार्ट में रहेंगे। जो 5 को फिर से डिवाइड किया गया है ना 3+2 में, तो पहले 3 वाले में बच्चे रहेंगे, तीसरे साल में, चौथे साल में और 5वें साल में। इसमें उन लोगों को सिर्फ वहां पे गेम खिलाया जाएगा, साथ में ABCD ये सब है तो ये भी वहां पे सिखाया जाएगा, उनको बोलना ठीक से सिखाया जाएगा, बिहेवियर सिखाया जाएगा, उनको खुलना सिखाया जाएगा। सबसे खास बात है कि यहाँ पे कोई एग्जाम आपका नहीं होने वाला है आपके बच्चों का, तो उनके मन से एग्जाम के प्रति जो डर है वो तो हट ही गया। वो इंजॉय करेंगे स्कूल में जाके, वो मस्ती करेंगे स्कूल में जाके, जो घर में वो खेलते थे वो घर पे नहीं खेल के वहां पे खेलेंगे, सबके साथ इंटरैक्ट करेंगे, बच्चों के साथ इंटरैक्ट करेंगे। इससे क्या होंगे कि आपके बच्चे जो फ्री होंगे, फ्री माइंडेड होंगे, खुल के सामने आएंगे, अपने अंदर जो उनकी चीजें हैं वो चीज को वो बाहर लाएंगे। तो ये 3 साल में उनको सिर्फ यही चीज सिखाया जाएगा। और इसके बाद जो 3 साल के बाद जो फिर से 2 साल में बताया था 5 साल के अंडर में, तो वो 2 साल में उनको क्लास 1 पढ़ाया जाएगा और क्लास 2 पढ़ाया जाएगा। और इस क्लास 1 और क्लास 2 में भी कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग कब वो प्ले स्कूल से होके क्लास 1 भी कंप्लीट कर लिया और 2 भी कंप्लीट कर लिया, और उनके मन से वो डर भी जा चुका होगा कि स्कूल एक खराब जगह है और एक वो जगह है जहां पे हमको पकड़ के वहां पे पढ़ाया जाएगा, ये कराया जाएगा। ये डर भी उनके अंदर से निकाल दिया जाएगा इस बीच। तो ये है हमारा फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन लेवल जैसे ही आपके बच्चों का खत्म होता है वो पहुंच जाते हैं प्रीपैरेटरी स्टेज में, जहां पे उन्हें बिताना पड़ेगा और 3 साल। ठीक है, 5 साल तो चला गया क्लास 1 तक, क्लास 2 तक,
उसके बाद उनको बिताना पड़ेगा अगले 3 साल के लिए, जबकि वहां पे जाएंगे वो क्लास 3, 4 और 5, ये 3 क्लास वहां पे वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बच्चों को एक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, साथ में उनको पढ़ाई की तरफ धीरे धीरे पुश किया जाएगा। अब उनको पोएम याद करने के लिए दिए जाएंगे, कुछ कुछ याद करने के लिए दिया जाएगा, उनको रूबरू कराया जाएगा कि अब स्टडी होता क्या है, धीरे धीरे उन पे टास्क दिए जाएंगे। और एक चीज यहाँ पे जो रखा गया है वो रीजनल लैंग्वेज, अगर वो बंगाली है तो बंगाली पढ़ सकता है, अगर वो मराठी है तो मराठी पढ़ सकता है, अगर वो गुजराती है तो गुजराती पढ़ सकता है, अगर वो बच्चा हिंदी पढ़ना चाहे तो हिंदी पढ़ सकता है। ये डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर स्कूल अगर चाहे कि हम इंग्लिश में पढ़वाएंगे तो वो इंग्लिश में पढ़ा सकता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं रखा गया है कि आपको अपने रीजनल लैंग्वेज में ही वहां पे पढ़ना है। लेकिन अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ऐसा अगर स्कूल वहां पे स्कोप रखे हैं तो। लेकिन इससे बेनिफिट भी है। बेनिफिट ये है कि हाँ, अपनी रीजनल लैंग्वेज में बच्चे जल्दी सीखते हैं, लेकिन इससे ये घाटा भी है कि हम लोग इंग्लिश में पीछे चले जाएंगे। तो अभी जो जनरेशन आ गया है, इंग्लिश उन लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और इंग्लिश तो आना ही चाहिए हर बच्चों को। तो अच्छा होगा कि इंग्लिश में हमारे बच्चे पढ़े, साथ में रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़े। तो ये चीज यहाँ पे रखा गया है। तो क्लास 3, 4 और 5 में आपको अपने रीजनल लैंग्वेज पढ़ने का फ्रीडम मिलता है, साथ में आप चाहो तो इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहो तो इंग्लिश भी आप कर सकते हो। ये हो गया। साथ में यहाँ पे आपको एक्टिविटी करना, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करना सिखाया जाएगा और साथ में यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप देखिए क्लास 2 तक कोई एग्जाम नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आपको धीरे धीरे एग्जाम में कन्वर्ट किया जाएगा और धीरे धीरे आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे और आपको एक्सेस किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रीपैरेटरी स्टेज। तो अब हम जो नेक्स्ट 3 साल बिताएंगे उनका नाम रखा गया है मिडिल स्टेज, जो कि हम लोग बिताएंगे 6, 7, 8, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। तो हम लोग जान लेते हैं इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस स्टेज में आपको कंप्यूटर कोडिंग का नॉलेज देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। मतलब आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी चीज है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज है, वो सब चीज सिखाने चालू कर दिए जाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब आपको सीधा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना नहीं सिखा दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर के बारे में, कोडिंग के बारे में जो नॉलेज है वो आपको देना स्टार्ट कर दिया जाएगा आपके इस स्टेज से, मतलब आपके मिडिल स्टेज से, जो कि आपका स्टार्ट होने वाला है क्लास 6 से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कोडिंग के बाद। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इस लेवल में वो ऐड किया गया है वोकेशनल ट्रेनिंग। आप चाहो तो इस स्टेज में वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हो सकता है किसी का इंटरेस्ट है कारपेंट्री में, हो सकता है किसी का इंटरेस्ट है प्लम्बिंग में, किसी का इंटरेस्ट है सिंगिंग में, किसी का इंटरेस्ट है खाना बनाने में। तो ये ऐसी उम्र होती है ना, इस वक्त आपका जॉब का प्रेशर नहीं रहता और जो चीज आपको सिखाया जाएगा बहुत बखूबी आप उस चीज को सीखोगे। तो यहाँ पे आप अपने मनपसंद का कुछ भी चीज सीख सकते हो, जैसे प्लम्बिंग हो गई, कारपेंट्री हो गई, वर्कशॉप हो गया किसी चीज का, या सिंगिंग हो गई, खाना बनाना हो गया, कपड़ा सिलाई करना हो गया, कुछ भी बार्बरी का काम हो गया, कुछ भी आप यहाँ पे सीख सकते हो और उस पे नंबर आपको दिए जाएंगे। इस पे एक प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट को करके आप सबमिट करोगे, वहां से सीखोगे चीजों को। तो ये बहुत अच्छा चीज ऐड किया गया है जो मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद मैथ, साइंस और आर्ट्स तो है ही, जैसे नॉर्मल हमारा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, साइंस, फिजिक्स ये सब था, वो सब तो रहेगा ही नॉर्मल। ठीक है, वो नॉर्मल है आपका। और यहाँ पे एक चीज ऐड किया गया है कि हम लोग अपने इंडियन लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज अगर आपका मन है पढ़ने का तो आप पढ़ सकते हो, चाहे गुजराती हो गया, मराठी हो गया, पंजाबी हो गया, बंगाली हो गया, कुछ भी, कोई भी लैंग्वेज अगर आपका मन है कि हाँ इस क्लास में हम सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप वो चीज वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो, वो ऑप्शन आप वहां पे ले सकते हो। तो ये हो गई हमारी मिडिल स्टेज की बात, जो कि हमारा आ जाता है क्लास 6, 7, 8। क्लास 6, 7, 8 में आपको ये सब चीज सिखाया जाएगा। अब बारी आती है हमारी सेकेंडरी स्टेज की, जो कि हमारा होगा 4 साल का। तो हम लोग इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग को क्या क्या चीज सिखाया जाएगा। तो सबसे पहला फीचर्स, यहाँ पे साल में एक बार एग्जाम नहीं होगा। जनरली क्या होता था कि हमारे साल के एंड में एग्जाम होता था, बच्चे क्या करते थे, 1 महीना पहले पढ़ के पास हो जाते थे और आगे निकल जाते थे। इससे वो कुछ सीखते तो नहीं थे, बट हाँ पास मार्किंग लेके निकल जाते थे। लेकिन अब क्या है कि सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम होने वाला है, हर 6-6 महीने पे आपका एग्जाम होगा। इसके लिए क्या है कि आपको रेगुलर इंटरवल पे वहां पे पढ़ाई करना ही पड़ेगा। तो अब बच्चे यहाँ से भाग नहीं पाएंगे, उनको रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा। ये पहली बात हुई। सेकेंड बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई स्ट्रीम नहीं रहेगी, जैसे साइंस, कॉमर्स, मैथ्स, ह्यूमैनिटीज, ये सब जो हमारी स्ट्रीम रहती थी ना, ये पूरा हटा दिया गया है। अब क्या है कि अब क्या किया गया है कि आपका जो मन है आप वही पढ़ सकते हो। आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट है, आप फिजिक्स ले लीजिए। आपका अगर मन है कॉमर्स से किसी चीज को पढ़ने का, अकाउंट्स पढ़ने का, आप अकाउंट्स को ले लीजिए। इकोनॉमिक्स पढ़ने का, इकोनॉमिक्स चुन लीजिए। साथ में आपको अगर मन है आर्ट से कुछ चीज लेने का, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, वहां से आप वहां से उठा लीजिए। साइकोलॉजी पढ़ना है तो वहां से उस चीज को उठा लीजिए। तो आप तीनों ही कॉम्बिनेशन से कुछ कुछ सब्जेक्ट उठा सकते हैं जो आपके पसंदीदा हैं।
तो ऐसा आप पे बाउंडेशन नहीं रहेगा कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना ही है। नहीं, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आप वही चीज पढ़ोगे। अगर आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, सिंगिंग को लेकर पढ़ोगे और एज अ मेन सब्जेक्ट पढ़ोगे। और यही चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एक स्टूडेंट पे ये चीज आप बोझ नहीं है कि मुझे ये पढ़ना ही होगा। आपके पास पूरी फ्रीडम है, आपको जो पढ़ना है आप वो पढ़िए। साथ में यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग को ऐड किया गया है। क्रिटिकल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग से अभी जो सवाल आते थे वहां में सीधा पूछा जाता था कि पानीपत की लड़ाई कब हुई ये बताओ, हाँ रानी लक्ष्मीबाई के जन्म कब हुआ था ये बताओ। तो ये फिक्स्ड आंसर है, मतलब आपको याद करके मेमोराइज करके मॉकअप करके जाना है और लिख देना है। अब ऐसा नहीं है, इस चीज को चेंज किया जा रहा है। सोचा जा रहा है कि आपको सोचने का पावर आपको बढ़ाया जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम में इस चीज को ज्यादा प्रेशर दिया गया है कि बच्चों को याद करवाने वाला चीज ज्यादा ना दे। एग्जाम का पैटर्न ऐसा ना रहे कि वहां पे ऐसा सवाल पूछा जाए जिसको याद कर करके खाली लिखना है, ऐसा नहीं। कॉन्सेप्चुअल टाइप वहां पे क्वेश्चन रहेंगे। जैसे महात्मा गांधी जी अगर आंदोलन के लिए आगे नहीं बढ़ते तो क्या होता, मतलब आपको समझना है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इस तरीके क्वेश्चन पैटर्न के बारे में सोचा जा रहा है। इस पे गवर्नमेंट ने अभी ज्यादा कुछ नहीं कहा है, लेकिन बोला गया है कि हम लोग जो आप क्वेश्चन पैटर्न बनाएंगे, जो पेपर का पैटर्न होगा वो ऐसा होगा जिसमें पब्लिक को, जिसमें बच्चों को सोचना पड़ेगा जवाब देने के लिए। ऐसा नहीं है कि जस्ट याद करने वाला चीज ही सिर्फ भर दिया जाए, ऐसा नहीं रहेगा। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट की थिंकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये भी चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक चीज, इस 9, 10, 11, 12 में आपको फॉरेन लैंग्वेज अगर सीखने का मन है तो वो भी यहाँ पे सीख सकते हो। चाहे वो फ्रेंच हो गया, चाहे वो जापानीज हो गया, चाहे कोई भी, अगर फॉरेन लैंग्वेज आपको सीखने का मन है तो आप इस कैटेगरी में, इस स्टेज में, इस सेकेंडरी स्टेज में आप सीख सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज है खुद को निखारने का, ताकि अगर आप वो लैंग्वेज सब जानते रहो और इन फ्यूचर आप अगर बाहर काम करने जाओ तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ये जो फॉरेन लैंग्वेज यहाँ पे सिखाया जाएगा हम लोग को, इसमें चाइनीज को फिलहाल बैन कर दिया गया है। चाइनीज हम लोग नहीं सीख सकते। लेकिन मुझे ये चीज कहीं ना कहीं कमी लगती है इस एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि हम लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है चाइनीज। क्योंकि बहुत चीज ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आते हैं, वो चीज चाइनीज में बहुत कुछ लिखा रहता है और हम लोग को पता नहीं रहेगा, उसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसका हम लोग डायरेक्शन ही नहीं जान पा रहे हैं, उस पर क्या लिखा है वही हम लोग को पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज के बीच हम लोग की तकरार होनी चाहिए। हम लोग को हर चीज सीखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हम लोग किस जगह पे रह जाए और उस जगह वही चीज हमारा काम में आ जाए। तो आप लोग क्या बोलते हो इस चीज पे, आप लोग जरूर अपना राय दें इस कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे क्या है कि हर स्टेज की अपनी अपनी विशेषता है। अगर आप सेकेंडरी स्टेज की बात करो तो वहां पे फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हो। मिडिल स्टेज की बात करो तो वहां पे आप कोई भी इंडियन लैंग्वेज सीख सकते हो। और अगर आप प्रिपरेटरी स्टेज की बात करो तो वहां पे आप अपने रीजनल लैंग्वेज को सीख सकते हो। और उससे पहले का जो स्टार्टअप था हमारा, जो हमारा फाउंडेशन लेवल था, उसमें तो कुछ सीखना ही नहीं है, उसमें तो जाकर सिर्फ खेलना है। अब बच्चे क्या करेंगे कि सुबह सुबह जल्दी खुद से उड़ जाएंगे, जल्दी तैयार हो जाएंगे, चले जाएंगे खेलने के लिए कि मम्मी मुझे छोड़ के आओ स्कूल, मुझे खेलने जाना है। तो ऐसा टाइम आने वाला है अब, क्योंकि अब बच्चों को पढ़ाई बोझ नहीं लगेगा, गेम लगेगा, खेल लगेगा। तो ये तो बात हो गई हमारी क्लास 12 तक की बात। अब बात करते हैं हम लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में। तो पहले हम लोग ग्रेजुएशन को बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन को 4 साल में डिवाइड किया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, ठीक है। पहले क्या होता था कि अगर आप ग्रेजुएशन चालू करते हो, 1 साल कर लिए, अब सेकेंड ईयर में आप उस चीज को कर नहीं पाए, कुछ फैमिली इश्यू ही आ गया या कुछ ऐसा ही हो गया, आप पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पाया और ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो 1 साल तो बर्बाद हो गया। आप जब बाद में पढ़ाई चालू करोगे ना, आपको फिर से फर्स्ट ईयर से चालू करने का पड़ेगा, सेकंड ईयर से चालू करना पड़ेगा, थर्ड ईयर फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब इसी चीज को हटा दिया गया है। अब आपका कोई ईयर वेस्टेज नहीं होगा। अगर आप सपोज ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए, ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में हो, उससे पहले मैं एक बात यहाँ बता दूं, आप कोई बीए, बीएससी, बीकॉम बोल के कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। अब सिर्फ आप ग्रेजुएट कहलाओगे। कोई ये नहीं बोलेगा मैं बीएससी ग्रेजुएट किया हूं, कोई ये नहीं बोलेगा मैं बीए ग्रेजुएट किया हूं, कोई ये नहीं बोलेगा मैं बीकॉम ग्रेजुएट किया हूं, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर आप बीएससी से एक सब्जेक्ट उठाते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कुछ भी उठाओ, अब बीकॉम से एक सब्जेक्ट उठा लो, अकाउंट्स, बीए से एक सब्जेक्ट उठा लो, आप कहीं से भी कोई भी सब्जेक्ट उठा के एक पैकेज बना लो और उसको आप पढ़ सकते हो। तो आपको अब कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि आप बीएससी ही ग्रेजुएट हो, आप बीकॉम ही ग्रेजुएट हो या बीए ग्रेजुएट हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप जो सब्जेक्ट लोगे उसी पे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। तो आप सीधा साधा आप कहलाओगे सिर्फ ग्रेजुएट। समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं अगर फर्स्ट ईयर आप पढ़े, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन ले लिए, अब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद हो सकता है आपको पढ़ाई छोड़ना पड़ गया किसी कारणवश, तो ये वेस्ट नहीं होगा, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसपे लिखा रहेगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ठीक है। आप अगर हो सकता है 2 साल बाद आप फिर से जब चालू करना चाहोगे ना पढ़ाई, तो आपको फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना होगा, उस सर्टिफिकेट के बलबूते आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब हो सकता है आप 2 साल कंप्लीट कर लिए, जैसे ही आप 2 साल कंप्लीट कर लोगे, आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो मिलेगा ग्रेजुएट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, ठीक है। 2 साल जैसे आप कंप्लीट कर लिए, आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया उस ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो
जैसे ही आप थर्ड ईयर कंप्लीट करोगे ग्रेजुएट डिग्री का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और जैसे ही आप 4 साल पूरा कंप्लीट करते हो तो ग्रेजुएट रिसर्च का डिग्री आपको मिल जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गया पूरा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर पे आपका होगा ग्रेजुएशन डिग्री का सर्टिफिकेट, सेकंड ईयर पे होगा ग्रेजुएशन डिप्लोमा, थर्ड ईयर पे होगा आपका ग्रेजुएशन डिग्री, और फोर्थ ईयर पे ग्रेजुएशन रिसर्च। ये 4 साल में बांट दिया गया है, और एक एक साथ जैसे जैसे आप कंप्लीट करोगे आपको उसका पूरा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि भैया हम 1 महीना कर लिया, हमको एक सर्टिफिकेट दे दो, तो ये नहीं मिलने वाला। कम से कम आपको एटलीस्ट 1 साल तो कंप्लीट करना पड़ेगा। सेकंड ईयर के लिए आपको पूरा सेकंड ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि आप सर्टिफिकेट ले सको डिप्लोमा का। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में। तो पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे 2 साल का रखा गया है और 1 साल का भी रखा गया है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो 1 साल का भी पार्ट है और 2 साल का भी पार्ट है। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल कब करना पड़ेगा? जब आप ग्रेजुएशन 4 साल कंप्लीट कर चुके हो। मतलब आपके पास ग्रेजुएट रिसर्च का डिग्री आपके पास रखा हुआ है पूरी तरीके से। मतलब 4 साल आप जब कंप्लीट कर लोगे तब जब आप पोस्ट ग्रेजुएट करने जाओगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट जस्ट 1 साल करना पड़ेगा। लेकिन वही चीज अगर आप 3 साल ही ग्रेजुएट अपना कंप्लीट किए हो, चौथा साल नहीं किए हो, तो जब आप जाओगे पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए तब आपको पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल के लिए करना पड़ेगा। तो आप सोचोगे कि बच के हम क्या करें, वहां पे 3 साल ही कर ले और निकल जाए, तो नहीं होने वाला। आप घुमा फिरा के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मिला के 5 साल तो करना ही पड़ेगा। तो जनरली जिनको जॉब करना है ना वो क्या करेंगे, ग्रेजुएट के 3 साल करके आप जॉब के लिए जा सकते हो। लेकिन जिन्हें आगे पढ़ना है, जिन्हें रिसर्च फील्ड में जाना है, जिनको और हाईएस्ट स्टडी करनी है, वो ग्रेजुएट का 4 साल करेंगे और वहां उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट का 1 साल करेंगे। तो उनके लिए बेनिफिट होगा। तो बात यह है कि कहीं पे अगर आपको जॉब करना है, कहीं से कोई फॉर्म वॉर्म निकला है, तो आपको कितना साल यहाँ पे करना है। तो अगर आप 3 साल जस्ट कर चुके हो तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन चीज यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर आप आज पढ़ाई छोड़ते हो और 10 साल बाद वापस आते हो पढ़ने के लिए, तो जहां पे आप खत्म कर दिए थे आप वहीं से उसके बाद से स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा एक फायदा है। आपका ईयर बाय ईयर का आपको क्रेडिट आपको दे दिया जाएगा, कोई आपका लॉस नहीं होगा। तो अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम है इसके पॉजिटिव साइड्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो है 6% ऑफ जीडीपी जो की है वहां पे इन्वेस्ट होने वाली है। गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट करती थी हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, लगभग उसका अब डबल हमारे एजुकेशन सिस्टम पे खर्च किया जाएगा, जो कि अब फैसला लिया गया है इस नीति में, जो कि बहुत अच्छा बात है। अगर देखा जाए दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से हमारे कंट्री में जो हमारी एजुकेशन के ऊपर जो खर्च होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन अब इसको लगभग डबल कर दिया गया है, जो कि 6% कर दिया गया है। लेकिन इससे ज्यादा अभी कुछ कहा नहीं गया है। जब ये लागू होगा तब पता चलेगा कि किस किस सेक्टर में कितना कितना पैसा जाने वाला है, कितना कितना इन्वेस्ट होने वाला है। लेकिन 6% इनिशियल स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा परसेंटेज है और उम्मीद करता हूं कि आगे के आने वाले समय में ये और ज्यादा बढ़ेगा। तो हमारे जीडीपी का 6% जो पार्ट है वो खर्च होने वाला है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। सेकंड जो बात है स्कूल फीस को लेके, तो अगर हम लोग कोई भी चीज प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं ना तो देखते हो ना उस पर एमआरपी लिखा रहता है। एमआरपी सपोज मान लो पार्ले जी के देखना पीछे में एमआरपी 3 रुपीज लिखा रहता है। मतलब वो दुकान वाला 3 से कम ले लेगा तो कोई बवाल नहीं होगा, लेकिन अगर 3 से ज्यादा ले लेगा तो बवाल खड़ा हो जाएगा। 3 से ज्यादा वो नहीं ले सकता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे रखा गया है। गवर्नमेंट फ्रीज कर देगी ट्यूशन फीस वगैरह ये सब। तो जो स्कूल वाले हैं ना वो कितने भी हाई फाई स्कूल वाले क्यों ना हो, वो अपने मनमौजी नहीं करेंगे। वो अपना मनमौजा फीस स्टूडेंट से नहीं वसूल सकते, गार्जियन से नहीं वसूल सकते। एक फिक्स रख दिया जाएगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा वो जा नहीं सकेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा चीज रखा गया, वरना एजुकेशन को तो यहाँ पे तो बिजनेस ही बना दिया गया था। उसके बाद बात आती है वोकेशनल ट्रेनिंग की, जो मैंने आपको बताया वो बहुत अच्छा मुझे लगा। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट का क्या मतलब बोलना चाहता हूं, आप स्कूल में कैसा क्या कर रहे हो ये तो टीचर अपना एक रिमार्क्स देती ही है कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा है और इसको मेहनत करना है, ये एक्सेस तो टीचर आपको करती है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है? आप खुद जानते हो। तो आपको खुद को ही सेल्फ एक्सेस करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप रिजल्ट में खुद के बारे में ही खुद से लिख दोगे कि आई एम आउटस्टैंडिंग, आई एम वो ये सब नहीं। टीचर ही बैठ के आपसे ही आपके बारे में सवाल पूछेगी और आप जो जवाब दोगे उसके बेसिस पे ही टीचर क्या करेगी, आपको एक्सेस करके लिख देगी। ये हो गए आपके अकॉर्डिंग। टीचर खुद के अकॉर्डिंग भी एक एक्सेस करेगी आपको, साथ में आपके दोस्त भी आपको एक्सेस करेंगे। आपके दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं कैसे नहीं। तो आप भैया क्या है कि आपको सारे दोस्तों से अच्छा बना के रखना पड़ेगा, वरना वो वहां पे गलत बोल देंगे। ऐसा है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या है कि आपके दोस्त भी आपको एक्सेस करेंगे। सेल्फ असेसमेंट तो है ही, और टीचर भी आपको देखेगा कि आप कैसे हैं क्या नहीं, वो सारा चीज लिखा जाएगा। इससे क्या होगा कि आप जो ओरिजिनली है ना वो चीज निकल के बाहर आएगी। समझ में आ गया? इस बेसिस पे भी आपको नंबर दिया जाएगा।
और ऐसा इसलिए रखा गया है ना, क्योंकि देख लो क्लास 11 12 तक आपको कौन गाइड करेगा, आपके टीचर आपको गाइड कर देंगे। लेकिन जब आप करियर ओरिएंटेड हो जाएंगे, जब आप जॉब फील्ड में जाएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, तब क्या है कि आपको खुद के डिसीजन खुद ही लेने होंगे और आपके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है ये डिसीजन भी आपको खुद ही लेना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस चीज को लाया गया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट चीज जो पॉजिटिव चीज में यहाँ पे रखा गया है वो ये है कि फॉरेन जो यूनिवर्सिटी है ना, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गई, हार्वर्ड हो गई, ये लोग चाहे तो अब अपने ब्रांच जो है वो इंडिया में स्थापित कर सकते हैं, वो रख सकते हैं। लेकिन फॉरेन के कॉलेज आने का मतलब ये नहीं कि जो भी कॉलेज उठ के चले आओ, ठीक है, ये नहीं है। पाकिस्तान से कोई भी कॉलेज उठ के चले आओ, ऐसा नहीं है। यहां पे टॉप 100 कॉलेजेस को रखा गया है। जो भी टॉप 100 में कॉलेजेस आती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो अपने ब्रांच चाहे तो इंडिया में स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज बहुत पहले ही कांग्रेस के टाइम में ही स्टार्ट होने वाला था और मनमोहन सिंह जी ने इसका प्रस्ताव भी दिया था। लेकिन वहां पे एक चीज खराब रखा गया था कि आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट यहां पे करना होगा 50 करोड़ रुपीज। लेकिन अभी उन लोग से कहा गया है कि आप अपना ब्रांच यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी टेंशन मनी, कोई भी यहाँ पे सिक्योरिटी मनी नहीं देना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप खुशी खुशी कॉलेजेस अपने ब्रांच को यहाँ पे जरूर लाएंगे। तो मैं बता रहा था कि ये आइडिया जो था ये मनमोहन सिंह जी का कांग्रेस के टाइम में ही रखा गया था, लेकिन ये टेंशन मनी की वजह से वो पॉसिबल नहीं हुआ था और बीजेपी इसके विरोध में भी थे उस वक्त। लेकिन वही देखिए अभी बीजेपी ही इस चीज को अपनी तरफ से लाई और सबसे अच्छी बात वो सिक्योरिटी मनी को पूरी तरीके से हटा दी, क्योंकि वो जानती थी कि इस चीज को हटाने से ये पॉसिबल हो पाएगा और वही चीज उन्होंने अभी किया, जो कि बहुत अच्छा है। और ऐसे फॉरेन कॉलेजेस यहाँ पे आने से क्या होगा कि उनकी थिंकिंग एबिलिटी, उनके सिस्टम, उनके कल्चर हम लोग सीख पाएंगे और एडवांस हो पाएंगे। इसके बाद बात क्या है कि नेक्स्ट पार्ट है डिपार्टमेंट। हर चीज का अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, जैसे किस स्कूल में कैसे पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं, इसकी पूरी स्क्रूटनी होगी, पूरी अलग डिपार्टमेंट। किस स्कूल में हम लोग को जो भी फैसिलिटी देनी है वो फैसिलिटी सही से पहुंच रही है कि नहीं, वो अलग डिपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ पे टीचर्स लोगों के लिए 4 साल का एक स्पेशल प्रोग्राम रहेगा जिसमें उनको सिखाया जाएगा कि कैसे बच्चों को ट्रीट करना है। ऐसे आप बहुत सारे टीचर देखे होंगे जो टीचर बहुत कुछ जानते हैं लेकिन आपको समझा नहीं पाते, तो वो अच्छे टीचर नहीं है। भले वो अच्छे स्टूडेंट थे अपने टाइम में, वो जानते भी बहुत कुछ है, लेकिन समझाने का कैपेबिलिटी उनके अंदर अच्छा नहीं है। लेकिन बहुत कोई ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जितना जानते हैं उतना एक बच्चे को ऐसे समझा देते हैं, उतना एक मुर्दा को ऐसे समझा देते हैं कि मुर्दा भी सीख जाए, जाग जाए कि मुझे सब कुछ पता है। आप यहीं पे देख लो ना, मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे। आप इसी चीज को दूसरे चैनल पे जाके देखोगे तो बहुत कुछ क्या करते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, सिंपल वे में नहीं रखते हैं। वीडियो को शॉर्ट करने की जगह इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि पब्लिक को वो वीडियो देख के और कोई वीडियो के पास जाना पड़ता है, वहां पे सीखना पड़ता है, वहां पे जानना पड़ता है और पूरी चीजों को समझना पड़ता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा कीजिए, लेकिन ऐसा वीडियो बनाइए कि उस वीडियो को देखने के बाद बच्चों को कहीं और जाना ही ना पड़े, है ना। तो आसान भाषा में समझाइए। आप थोड़ा ही जानते हो ना, उसी थोड़ा को ऐसे समझा दो कि बच्चा को लगे कि हम सब जानते हैं। समझ में आ गया। तो पढ़ाना एक आर्ट है, वो सबको नहीं आता। तो ये सब थी हमारे पूरे सिस्टम के बारे में, उसके पॉजिटिव साइड्स के बारे में। नेगेटिव साइड्स को लेके भी मैं आऊंगा, जो कि मुझे लगता है जिसको लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई है, और मैं आपको समझाऊंगा कि वो नेगेटिव पॉइंट क्यों नहीं है और जो नेगेटिव पॉइंट है वो नेगेटिव पॉइंट क्यों है। इसको लेके भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे के वीडियोज में। तो आज का वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। आपके मन में अगर कुछ है कि हाँ एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा इससे भी अच्छा किया जा सकता है, तो आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।